हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकंड में जूलॉजी के सिलेबस में पेपर सेकंड में हम एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, जैव कार्यिकी और रसायनिकी का अध्ययन करते हैं। जैव रसायनिकी का बी सेक्शन में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक के पिछले कुछ वीडियोस में हमने ऑलमोस्ट सभी मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कर लिया। आज के इस लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के टॉपिक में हम पीनियल और थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पीनियल ग्लैंड के बारे में देखते हैं। पीनियल ग्रंथि जो होती है यह ब्रेन में प्रेजेंट होती है और अगर इसकी एक्चुअल पोजीशन अगर हम देखें तो मस्तिष्क को हम दो भागों में बांटते हैं, दो अर्धांशों में बांटते हैं जिसे हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। और इन दोनों अर्धांशों के मध्य में कॉर्पस कैलोसम के बिल्कुल नीचे की ओर एक छोटी सी चावल के दाने के समान पीनियल ग्रंथि उपस्थित होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि वह भाग होती है जो कि सिंगल प्रेजेंट होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं शेष सभी संरचनाएं जैसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध हैं, मस्तिष्क गोलार्ध हैं, वो दो में बटे हुए हैं या जनरली पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, परंतु यह मस्तिष्क में इन अर्धांशों के जो मध्य लाइन है वहाँ उपस्थित एक एकल ग्रंथि होती है। अब एग्जैक्ट पोजीशन अगर हम देखें तो जहाँ दो थैलेमिक बॉडीज़ यानी कि दोनों थैलेमस जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पर ये उपस्थित होती है। अब क्योंकि ये संरचनात्मक व कार्यात्मक आधार पर यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इससे जो हार्मोन मुख्य रूप से स्रावित होता है वह मेलेटोनिन होता है। मेलेटोनिन के बारे में अभी तक ज़्यादा स्टडीज़ नहीं की जा चुकी हैं और सबसे पहले मेलेटोनिन को लर्नर ने 1958 में डिस्क्राइब किया था। और अगर हम देखें तो मेलेटोनिन बेसिकली फोटो रिसेप्टर हार्मोन माना गया है या उसके समान होता है, अर्थात प्रकाश संवेदी। तो यह माना गया है कि यह जो हार्मोन होता है यह हमारे स्लीप पैटर्न्स जो होते हैं, हमारी नींद निद्रा जो प्रक्रिया होती है या निद्रा योग जो होता है उसको कंट्रोल करता है। और यह मत दिया गया कि मुख्य रूप से जो मेलेटोनिन है वह सर्कैडियन रिदम, जिसे हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक जो घड़ी है उसको नियंत्रित करता है, अर्थात 24 घंटे की जो हमारी एक्टिविटी है, अर्थात कब हमें सोना है, कब हमें एक्टिव रहना है, और ये होगा सोलर साइकिल अर्थात सौर चक्र के आधार पर। जैसे ही दिन उगता है या सूर्य की उपस्थिति में हम सुबह उठते हैं, तो यह माना गया है कि मेलाटोनिन हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। और कुछ मत के अनुसार क्योंकि यह हमारी स्लीपिंग पैटर्न को या स्लीपिंग जो हैबिट्स हैं उनको, एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, तो यह हमारे कॉन्शियस ब्रेन अर्थात जो मस्तिष्क की एक्टिव स्टेज है, सक्रिय अवस्था है, उसको भी नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि जो मेलाटोनिन हार्मोन है ग्रंथि से इसका स्त्रवण जो होता है वो नाइट में अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि उस समय जो शरीर का तापक्रम है वो अपेक्षाकृत कम होता है। और दिन के समय क्योंकि जो रेटिना है, हमारी नेत्र में जो रेटिना है वो सूर्य के प्रकाश से बहुत अधिक एक्सपोज्ड होती है या बहुत अधिक प्रकाश को ग्रहण कर रही हैं, तो यह प्रकाश की जो उपस्थिति है मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन में या उसके एक्सप्रेशन में बाधा पहुंचाती है, उसको इनहिबिट करती है। तो ओवरऑल ये माना गया कि पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है, और ये मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है प्रकाश संवेदी माना गया, और ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक जो क्रियाएं होती हैं, दैनिक क्रियाएं जो होती हैं, उनको सूर्य चक्र के आधार पर नियंत्रित करता है। एक और बच्चों मैं जानकारी आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि पीनियल ग्लैंड को
यह भी माना जाता है माइथोलॉजिकल आधार पर, जो जैसे कि हम अपनी पुरानी पुराण कथाएं पढ़ते हैं कि पीनियल ग्लैंड को तीसरा नेत्र भी माना जाता है। जैसे कि शिव जी का जो तीसरा नेत्र है वह यह भी माना गया है कि वो एक पीनियल ग्लैंड है, क्योंकि वो भी नेत्र है और मतलब फोटो रिसेप्टर या प्रकाश संवेदी संरचना है। अब ये एक मिथ है, यानी कि एक पुराण कथा से जुड़ा हुआ या एक बायोलॉजी का या साइंस का माइथोलॉजी से एक कनेक्शन शो करने के लिए भी ऐसा कुछ मत कुछ वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। अब जैसे कि किसी भी अंतःस्रावी ग्रंथि में कोई भी विकार हो जाता है, अर्थात हार्मोन उचित मात्रा में यदि स्रावित नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले यदि मेलाटोनिन हार्मोन आवश्यक मात्रा में नहीं स्रावित होते हैं, तो जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वह पड़ता है हमारी निद्रा प्रक्रियाओं पर। यानी कि नींद लेने की जो हमारी क्रिया है, हम जैसे कि रात को नींद नहीं आना और डे टाइम में फिर हम ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, और इससे क्या होगा कि मूड डिसऑर्डर यानी कि चिड़चिड़ापन रहेगा। और इसके साथ साथ जो सेकेंडरी प्रभाव हमें द्वितीयक प्रभाव देखने को मिलते हैं वो होता है सेक्सुअल डिसफंक्शंस और डिप्रेशन। अर्थात जो व्यक्ति है प्रॉपर स्लीप पैटर्न नहीं होने के कारण वह डिप्रेशन में रहेगा, और जो सेक्सुअल डिसफंक्शंस हैं वो भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट जो हमारी ग्लैंड है वो पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट आज हम देखेंगे थाइमस ग्लैंड को। थाइमस ग्लैंड को इम्यूनिटी का ताज भी कहा जाता है। जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका ताज कहा जाता है, सिंहासन कहा जाता है। अर्थात ये जो इम्यूनिटी है उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। तो अगर हम थाइमस की पोजीशन देखें तो दोनों लंग्स के मध्य हार्ट के जस्ट ऊपर एक ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर होती है, जो कि हमारी जो ब्रेस्ट बोन है उसके ऊपर, जो ब्रेस्ट बोन के नीचे और लंग्स के ऊपर, दोनों लंग्स के मध्य हार्ट के ऊपर उपस्थित होती है। संरचना के आधार पर अगर हम देखें तो ट्रायंगुलर होती है, और यह जो ग्लैंड है फाइब्रस जो कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रस कैप्सूल जो है उसके अंदर उपस्थित होती है, और सेक्शन कटिंग करने पर यह 2 लेयर्स में विभाजित होती है, 2 स्तरों में। बाह्य स्तर जो होता है उसे कॉर्टेक्स और आंतरिक स्तर को मेडुला कहा जाता है। अगर हम संरचनात्मक रूप से देखें तो 2 प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। जो टिश्यू हैं उनमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं वो होती हैं डेंड्राइटिक सेल्स, और दूसरी होती हैं मैक्रोफेजेस। जो डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं ये वास्तव में टी सेल्स का निर्माण करती हैं, या जिन्हें हम किलर टी सेल्स कहते हैं, उनका निर्माण करती हैं, जिसे हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी या एंटीजन कोशिकाएं भी कह सकते हैं। और जो मैक्रोफाजेज होती हैं, नाम से ही स्पष्ट होती है, फाज का अर्थ होता है एंगल्फ या भक्षणकारी। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं ये जो सेल्यूलर डेब्रिस अर्थात मृत, क्षतिग्रस्त या किसी भी प्रकार की टूट फूट वाली कोशिकाएं होती हैं उनको साफ करने में या उनको भक्षण करने में सहायक होती हैं, यानी कि क्लीनिंग का कार्य करती हैं। और इसके साथ ही साथ में यदि कोई पैथोजेंस यानी कि रोग कारक पैथोजन या रोग कारक हमारे अंदर बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर जाते हैं तो उनको भी इंजेस्ट या भक्षण करने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से थाइमस की जो कोशिकाएं हैं वो मुख्य रूप से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती हैं, कि जो एंटीजन सेल्स होती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वो टी सेल्स का निर्माण करती हैं, और मैक्रोफाजेस जो होती हैं वो पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करके उनको नष्ट या भक्षण करने का कार्य करती हैं। अब थाइमस ग्लैंड जो होती है एज के साथ में यह सीज होने लग जाती है, या इसकी जो सक्रियता है वह कम हो जाती है, और यह माना गया है कि लगभग एट द एज ऑफ 50 की उम्र तक यह लगभग पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाती है या बहुत कम सक्रिय रह जाती है। अर्थात जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है व्यक्ति की, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे कम होती
चली जाती है। और समय के साथ ये कम क्यों हो रही है? क्योंकि जो थाइमस टिश्यू है वो धीरे धीरे फैट्स के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, या ये जो ग्लैंड है वो फैट्स के एक्यूमुलेशन या डिपोजिशन से धीरे धीरे प्रतिस्थापित हो जाती है। और बचपन से प्यूबर्टी या वयस्क अवस्था तक आते आते इसकी जो सक्रियता है वह कम हो जाती है। तो थाइमस ग्लैंड से जो मुख्य रूप से हार्मोन स्रावित होता है वो थाइमोसिन है। तो कोशिकाएं जो कि मैक्रोफाजेस और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, उसके अतिरिक्त थाइमोसिन क्या करता है? कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। कोशिका विभाजन में वृद्धि के साथ साथ डिफरेंशिएशन अर्थात विभेदीकरण में भी सहायक होता है, और टी लिम्फोसाइट्स के निर्माण में बहुत अधिक सहायक होता है, जो कि हमारी टाइप ऑफ इम्यून सेल्स होती हैं, जो जिन्हें कि हम WBC में भी पढ़ते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट होती हैं। और इसके साथ ही साथ में जो कि इन्फेक्शंस हैं या रोग कारक जितने भी फॉरेन पार्टिकल या पैथोजेंस हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनकी पहचान करके भक्षण का कार्य भी करती हैं। तो इस प्रकार से पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड भी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की भांति बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, और इनके जो हॉर्मोन्स हैं और इनकी जो कार्यकी है वो यहाँ पर आपको बता दी गई है। आप इनको नोट डाउन कर लेना, डायग्राम्स को ध्यान से देख लेना और हॉर्मोन्स की स्टडी कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।